हेलो, नमस्कार। आज प्रेमचंद पर दोबारा बात करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, लेकिन परिप्रेक्ष्य थोड़ा बदल कर। आज का विषय है घर में प्रेमचंद। आमतौर पर लेखक के बारे में जब हम बात करते हैं तो घर से बाहर की दुनिया पर फोकस होता है, यानी घर के बाहर की दुनिया जो लेखक की उपलब्धियों की दुनिया होती है, लेखक के तमाम तरह की पहचान की दुनिया होती है, लेखक की सामाजिक भूमिका की दुनिया होती है। वहाँ से हम लेखक को देखना शुरू करते हैं और कई बार साहित्य के क्षेत्र में ये तर्क दिया जाता है कि लेखक को लेखक के तौर पर देखो, लेखक को उसके जीवन में देखने की ज़रूरत नहीं है। लेखक जो लिख रहा है, जो उसकी रचना कह रही है, उतना भर है और वहीं से उसे देखा जाना चाहिए। लेकिन एक लेखक को सिर्फ उसकी रचनाओं के जरिए हासिल नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता। लेखक रचनाओं में जितना होता है, अपने निजी संबंधों और निजी जीवन में भी उतना ही होता है। घर की बात फिर भी मैं कहूँगी कि घर की बात लेखक के लिए, खास करके तब जब वो मेल जेंडर हो, पुरुष हो, तो एक मुश्किल बात है। कारण कि अमूमन घर की जो निर्मिति है, घर की जो अवधारणा है, घर एक कॉन्सेप्ट के तौर पर जिस तरह से बनाया गया है, वो एक फेमिनिन अवधारणा है। घर की पूरी संरचना में स्त्री निहित होती है और उसका श्रम, उसकी ऊर्जा, उसका कौशल, उसकी भावनाएं सब घर को केंद्रित करके विकसित होती हैं, या ऐसा कंडीशन किया जाता है कि ये सारी चीज़ें, स्त्री के जीवन की ये तमाम चीज़ें घर को ही केंद्रित करके विकसित हों। और स्त्री के समाजीकरण की जब समस्या आती है या प्रश्न उठता है, सवाल उठता है, तो हम घर से बात शुरू करते हैं। स्त्री साहित्य को देखें, स्त्री लेखन को देखें, या स्त्री की उपलब्धियों के बयान को देखें, तो तमाम चीज़ें घर से शुरू होती हैं। घर को माइनस करके स्त्री नहीं होती। तो घर के लिए और स्त्री के सामाजिकरण के संदर्भ में घर जितनी सहजता से चला आता है, जितनी आसानी से हम घर का जिक्र कर लेते हैं, पुरुष लेखक के संदर्भ में घर का जिक्र इतना आसान नहीं होता। अमूमन वो घर में कैसा है, घर की स्थितियां कैसी हैं, इन चीज़ों का बयान दबे ढके ढंग से या चलताऊ ढंग से करता है। जितनी भी हमने आत्मकथाएं पढ़ी हैं पुरुषों की या जीवनियाँ पढ़ी हैं, उसमें घर का जो रेफरेंस है, पुरुष के बनने में, पुरुष के एक लेखक, एक महान व्यक्तित्व बनने में घर की भूमिका को न्यूनतम बताया जाता है। घर जैसे एक पासिंग रेफरेंस के तौर पर आता है। तो मैं आज जब प्रेमचंद पर बात करते हुए घर में प्रेमचंद कह रही हूँ, यानी प्रेमचंद घर में कैसे हैं, कैसे रहते थे, कैसे क्या करते थे, उन तमाम चीज़ों से बात शुरू कर रही हूँ, तो थोड़ा सा ये लेखक को प्रचलित नज़रिए से हट कर देखने की कोशिश है। लेखक को घर के भीतर देखने की कोशिश है, उस घर के भीतर देखने की कोशिश है जो सामान्य तौर पर एक सुरक्षित वातावरण माना जाता है, जहाँ हम अपनी सहज भावनाओं के साथ, नैसर्गिक भावनाओं के साथ रह सकते हैं, जहाँ क्रोध व्यक्त करने पर या अपशब्द कहने पर या और किसी तरह का दुर्व्यवहार करने पर कोई बाहर वाला आकर हमें देख नहीं सकता, हमारी गतिविधियों की आलोचना नहीं कर सकता। जो कुछ है वो घर के दायरे के भीतर है। स्त्री, पुरुष और बाकी जो घर के सदस्य हैं, उनके बीच का मामला है। लेकिन घर एक निजी स्पेस होते हुए भी, सुरक्षा का एक संदर्भ बनाते हुए भी, स्त्री पुरुष दोनों के लिए, स्त्री के लिए सुरक्षा के संदर्भ को मैं इन्वर्टेड कॉमास में कहूँगी,
लेकिन पुरुष के लिए तो निश्चित निश्चित ही घर आराम और सुरक्षा के संदर्भ से ही बनता है। हालांकि कई बार आर्थिक स्थितियां और अन्य तरह की जो घटनाएं होती हैं वो पुरुष के लिए भी घर को कई बार आराम की जगह नहीं रहने देती, ये दिगर संदर्भ है। लेकिन पुरुष को सिर्फ पुरुष होने के कारण घर में किसी तरह की असुरक्षा का उस कदर सामना नहीं करना पड़ता जितना स्त्री को करना पड़ता है। तो मैं इस सेंस में घर को स्त्री के तुलना में पुरुष के लिए ज़्यादा सुरक्षित वातावरण मानती हूँ। घर स्त्री के लिए उतना सुरक्षित नहीं है तुलनात्मक तौर पर पुरुष के। और घर स्त्री पुरुष दोनों का होता है, लेकिन घर के साथ स्त्री की जिस तरह से कंडीशनिंग की जाती है पुरुष की उस तरह से कंडीशनिंग नहीं की जाती। घर तमाम सामाजिक भौतिक सुख सुविधाओं और भावनात्मक व्युत्पत्तियों से निर्मित होता है। और एक अन्य चीज़ जो हमारे सामाजिक व्यवहार में घर के संदर्भ से बनती है वो ये कि हम अमूमन लड़के को प्रोत्साहित करते हैं बड़ा होते ही कि तू घर से बाहर जा, और लड़की को कहते हैं बड़ा होते ही तू घर में रह। और ये एक अलग तरह की दुनिया बना देती है लड़के के लिए और लड़की के लिए। घर से बाहर जाना, बाहर यानी बाहर की दुनिया में अचीव करना, और घर के मामलों में घर के संबंधों में कम से कम ध्यान देना, वहाँ अपना कम से कम समय और ऊर्जा खर्च करना। लेकिन लड़की के लिए बाहर की दुनिया से खुद को काट कर जवान होते ही, बड़ी होते ही, जब उसकी उपलब्धियों का समय आरंभ होता है तब उसे बाहर की दुनिया से पूरी तरह से काट कर घर के अंदर कहा जाता है कि तुम ज़्यादा सुरक्षित हो, बाहर जाओ भी समय से जाओ और तुरंत वापस आओ, बता कर जाओ, सुरक्षित रहो और हम लोगों को, परिवार के सदस्यों को निश्चिंत रखो। तो ये एक बड़ा सामाजिक व्यवहार का अंतर है जो लड़की और लड़के के लिए अलग है। इसलिए जब हम घर की चर्चा करें और एक बड़े लेखक के संदर्भ से घर की चर्चा करते हैं तो इन तमाम चीज़ों को जिनसे घर की निर्मित होती है ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर लड़का घर में रहने लगे बड़ा होकर तो हम उसे घर घुस्सू कहते हैं, क्या जनानियों की तरह घर में घुसे हुए हो, और तुम घर में इतने दिन रह कैसे लेते हो। लेकिन लड़की घर से बाहर जाने लगे तो उसके चरित्र पर, उसके बाहर जाने की गतिविधि पर तमाम तरह की टिप्पणियां आनी शुरू हो जाती हैं। ये बड़ा दिलचस्प मामला है सामाजिक व्यवहार का कि बाहर लड़का बाहर जाए तो अच्छा है, परिवार चाहता है कि बाहर जाए, लेकिन लड़की अगर बाहर जाए तो परिवार के लिए आफत आ जाती है। तो खैर, मैं बात प्रेमचंद के संदर्भ से करना चाह रही हूँ, ये सामाजिक व्यवहार का मसला था। तो प्रेमचंद के संदर्भ से अगर हम घर की बात करें तो एक चीज़ हम ध्यान रखें कि ये बात मैं शिवरानी देवी के जो किताब है, जो प्रेमचंद की जीवनी के तौर पर लिखी गई है, प्रेमचंद घर में, उसका एक तरह से पुनर्पाठ आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और प्रेमचंद घर में इस किताब की कई तरह से विशिष्टताएं हैं, कई खूबियां हैं जो मुझे आदि से अंत तक बांध के रखी रही। मैंने इस किताब को प्रेमचंद की जीवनी के तौर पर शुरू किया था, लेकिन इस किताब में जितना प्रेमचंद हैं उतनी ही शिवरानी देवी है। इसे जीवनी कहें या आत्मकथा, ये विद्वानों के लिए विचार का विषय हो सकता है, क्योंकि शिवरानी देवी इस पूरे जीवनी के लेखन और जीवनी की घटनाओं के वर्णन के क्रम में शिवरानी देवी भी बराबर की उपस्थिति दर्ज कराती हैं। और इन दो लोगों के अलावा दिलचस्प चीज़ ये है कि इस पूरी जीवनी में प्रेमचंद और शिवरानी देवी के अलावा किसी तीसरे को केंद्र में रखकर उस तरह से विवेचना नहीं की गई। मसलन बाल बच्चों को केंद्र में रखकर कि उनका बच्चों के प्रति प्रेमचंद का क्या नज़रिया था, बच्चों के प्रति शिवरानी देवी का नज़रिया क्या था, उनके भविष्य और वर्तमान को लेकर किस तरह से सोचते थे, ये तमाम बातें आती हैं। लेकिन बच्चे पिता के बारे में क्या सोचते थे, या बच्चों का व्यवहार बच्चों की तरफ से पिता के लिए कैसा था,
और उसका कोई भावनात्मक या विवरणात्मक कोई वर्णन इस जीवनी में नहीं मिलता। तो केंद्र में जीवनी के या तो प्रेमचंद हैं या फिर स्वयं शिवरानी देवी हैं। ये लोकेशन ज़्यादा नहीं बदलती, जो फोकल एरिया है वो प्रेमचंद और शिवरानी देवी के बीच घूमता रहता है। तो जितना ये किताब जितनी जीवनी है उतनी ही आत्मकथा भी है। और एक और संरचना के स्तर पर अगर हम बात करें तो और दिलचस्प चीज़ क्या है कि इसमें प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई खुद अपने जीवन के बारे में, जो उनका आरंभिक जीवन है, महोबा से आरंभ होता है, उस आरंभिक जीवन के बारे में खुद प्रेमचंद द्वारा लिखे गए कुछ पन्ने शामिल हैं। तो ये आत्मकथा और जीवनी का सम्मिश्रित रूप है और इस लिहाज से इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। और इस पुस्तक के लिए और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी जो काफ़ी मुझे लगता है कि पति पत्नी के बीच के संबंध कैसे होने चाहिए, दाम्पत्य जीवन में जो हिस्सेदारी है स्त्री और पुरुष की वो किस प्रकार की होनी चाहिए और पुरुष की उसमें भूमिका क्या होनी चाहिए, और स्त्री का अगर व्यक्तित्व रूपांतरित होता है, बदलता है, तो उसमें स्त्री की अपनी पहलकदमी के साथ साथ पुरुष का प्रोत्साहन किस प्रकार का होना चाहिए, ये अगर देखना है तो शिवरानी देवी द्वारा लिखित प्रेमचंद घर में पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण, इतनी इंटेंस फीलिंग की किताब है ये, इतनी गंभीर संलग्नता की किताब है ये कि आप अंत तक बंधे रहते हैं। अद्भुत इस मामले में ये पुस्तक है जिसमें लगता है कि प्रेमचंद के बारे में जितना कुछ हम शिवरानी देवी के जरिए जान रहे हैं उतना ही हम शिवरानी जी के कलम से स्वयं लेखिका के बारे में भी जान रहे हैं। ये एक बहुत ही इस लिहाज से बहुत ही गंभीर संलग्नता की किताब है, संबद्धता की किताब है। और मैं इस लिहाज से इस पुस्तक का एक तरह से मैं इसकी मुरीद हूँ कि इसको मैंने कई बार पढ़ा, लेकिन आज आपसे बात करने के लिए मैंने फिर इसको तीसरी चौथी बार पढ़ा। और निश्चित तौर पर जब इसको पढ़ते हैं, ये पुस्तक बहुत सहज है। शिवरानी देवी आरंभ में कहती हैं कि मैं क्यों लिख रही हूँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन लिखना है, बताना है, इसलिए मैं लिख रही हूँ। और आखिर भी इस पुस्तक के अंत को भी शिवरानी देवी इसी तरह से करती हैं। वो कहती हैं कि मैं कोई लेखिका नहीं हूँ और न कोई कलाकार हूँ, मुझसे ये उम्मीद मत रखिए। ये एक तरह से विनम्र निवेदन है और मॉडेस्टी है, विनम्रता है शिवरानी देवी की कि वो कह रही हैं कि मैं कोई लेखिका नहीं हूँ और ना कोई कलाकार। इस रचना से पाठकों का जरा भी लाभ हो सका तो मैं अपने को धन्य मानूंगी। अब देखिए, जो उद्देश्य है इस रचना का वो पाठकों के लाभ का है। पाठकों का क्या लाभ हो सकता है? पाठकों का लाभ ये हो सकता है कि वो जान जाएं कि प्रेमचंद जैसे बड़े लेखक घर में किस तरह से जीवन यापन करते थे, या उनके जीवन की जो नितांत निजी परिस्थितियां थी, निजी घटनाएं थी, जो उनका वैयक्तिक आचरण था वो किस प्रकार का था। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसमें एक पंक्ति और जोड़नी चाहिए। पाठकों का लाभ तो इस अर्थ में होगा ही कि वो जानेंगे कि प्रेमचंद का व्यक्तिगत जीवन कैसा था, उनकी निजी आकांक्षाएं कैसी थी, उनके निजी संबंध कैसे थे, और अपने करीबी संबंधों में वो किस तरह का व्यवहार करते थे। और जो रक्त संबंध है, रक्त संबंध के अलावा भी जो और सामाजिक दायरा है, जो व्यक्ति के निजी अनुभव का, निजी व्यवहार का दायरा है, उसमें प्रेमचंद कैसे मूव करते थे ये तो हम जानेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ सीखनी है, जो चीज़ समझनी है कि प्रेमचंद एक पति के रूप में, एक पुरुष के रूप में, एक गृहस्थ व्यक्ति के रूप में, एक प्रेमी और सखा के रूप में शिवरानी देवी के साथ किस प्रकार रहे और किस तरह से जीवन की हर छोटी बड़ी गतिविधि में शिवरानी देवी के साथ उनका उत्साह बढ़ाते हुए शिरकत की, यह भी पाठक जान सकेगा। यानी दो बड़े व्यक्तित्वों को एक साथ रहना हो
तो किस प्रकार रहें कि दूसरे के लिए भी जगह बने, और दोनों में किन बातों पर लड़ाई होती थी, किन बातों को एक दूसरे में पसंद करते थे, सारी चीज़ें इस पुस्तक में बयां की गई है। मैं आगे बढ़ूं इसके पहले इस पुस्तक की जो इसका जो दायरा बनता है इस पुस्तक में, यानी जब हम घर में किसी लेखक को जानना या पढ़ना चाहते हैं तो उसके घर की संरचना में क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाएंगी उसके बारे में थोड़ा सा बात करें। मसलन इस पुस्तक में साहित्यिक महत्व के लिहाज से कोई अनूठी चीज़ नहीं है, लेकिन घर के लिहाज से, गृहस्थी के लिहाज से, रिश्तेदारी इत्यादि के लिहाज से, प्रेमचंद तीज त्यौहार में किस तरह का बर्ताव करते थे इसके लिहाज से, बीमारी हारी में क्या स्थिति होती थी, कौन किसकी सेवा करता था, कौन दूसरे का सहारा बनता था, इन सब चीज़ों को जानने के लिहाज से, और बहुत सारे ऐसी चीज़ों को जानने के लिहाज से भी जो निजी और गोपन थी उनको जानने के लिहाज से, इसके साथ ही साथ लेखन जिसने प्रेमचंद को एक अलग पहचान दी थी, एक सामान्य व्यक्ति से इतर एक बड़ा व्यक्ति बनाया था, एक महान उपन्यासकार कहानीकार बनाया था, लेखकीय व्यक्तित्व की निर्मिति के लिहाज से, स्वयं शिवरानी देवी के लेखिका बनने की पूरी प्रक्रिया के लिहाज से, यानी अभिव्यक्ति के सामाजिकीकरण के लिहाज से ये पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ चीज़ें इस पुस्तक में बहुत ज़रूरी है कि स्त्री के लिए, चूँकि शिवरानी देवी लिख रही हैं ये पुस्तक, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि शिवरानी देवी प्रेमचंद को कहाँ से देखती है। इस पुस्तक में जो चीज़ शिवरानी देवी की कलम से बार बार छलकती है वो ये कि स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसके वैवाहिक जीवन के संदर्भ में और व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में भी, विवाह से इतर भी अगर स्त्री पुरुष संबंध हैं तो उसके लिए भी। हालांकि शिवरानी देवी विवाह के अंतर्गत ही ये बात कह रही हैं, लेकिन स्त्री पुरुष संबंध के संदर्भ में शिवरानी देवी जहाँ से इस संबंध की शुरुआत मानती हैं वो क्या चीज़ है? वो है कि स्त्री के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी बात है रुचि के अनुकूल आदमी मिलना, रुचि के अनुकूल आदमी मिलना। और संयोग से इस तरह का आदमी शिवरानी देवी को मिला था प्रेमचंद के रूप में। फैसले शिवरानी देवी के होते थे और लागू प्रेमचंद करते थे, निर्णय शिवरानी देवी का होता था। जाहिर है ये तो सभी पाठक प्रेमचंद के जानते हैं कि शिवरानी देवी प्रेमचंद का दूसरा विवाह थी और वो 11 वर्ष की आयु में विधवा हो गई थी। उसके बाद लगभग कुछ वर्षों के बाद प्रेमचंद ने स्वयं जाकर उनके पिता से ये रिश्ता मांगा था और अपने बारे में परिचय दिया था कि मैं नौकरी करता हूँ और मेरी पहली स्त्री मर गई है, जो कि एक बाद में शिवरानी देवी को पता चला कि एक झूठी खबर है, झूठी बात थी जो प्रेमचंद ने कही थी। हालांकि प्रेमचंद का ये मानना है कि जो जीवन से दूर है वो मर ही गया। इसी पुस्तक में प्रेमचंद ने इस प्रसंग में जब शिवरानी देवी के साथ बहस चली तो इस बात को कहा कि जो जीवन से दूर चला गया वह मेरे लिए न होने के बराबर है, मृत के बराबर है। और शायद इसी भावना के तहत उन्होंने शिवरानी देवी के पिता को ये समाचार दिया होगा कि मेरी पहली पत्नी मर गई, जो कि वस्तु तथ्य नहीं था। और ये चीज़ बाद में शिवरानी देवी को पता चलती है और जब पता चलती है तो वो
प्रेमचंद से झगड़ा भी करती हैं कि आप क्यों नहीं उनको जाकर लिवा लाते, हम दोनों साथ रहेंगी और प्रेम से रहेंगी। प्रेमचंद कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा उनसे झगड़ा होगा और मेरा जो गृहस्थ जीवन है वो नारकीय बन जाएगा। और ये प्रेमचंद का सही निर्णय था एक तरह से, क्योंकि जो व्यवहारिकता थी वो पहले भी प्रकट हो चुकी थी जब उनकी पत्नी और उनकी सौतेली माता में बनती नहीं थी। जो हो, इस पूरी परिघटना में प्रेमचंद और शिवरानी देवी के बीच जो बातचीत चलती है इस पूरी परिघटना में एक चीज़ स्पष्ट होती है कि शिवरानी देवी ये जानते हुए यह सत्य के प्रकट होने पर कि उनकी पहली पत्नी थी, उनको ससम्मान बुलाना चाहती थी। ये घटना शिवरानी देवी ने इस पुस्तक में लिखी है। यानी प्रेमचंद के जो दोष थे, शिवरानी देवी ने उसे छिपाने का काम नहीं किया, और दोनों की बातचीत में शिवरानी देवी का जो व्यक्तित्व है वह प्रेमचंद से ज़्यादा दृढ़ता के साथ, ज़्यादा कह सकते हैं ज़्यादा स्थिरता के साथ सामने आता है। और प्रेमचंद कई बार कमज़ोर पड़ते दिखाई देते हैं, लेकिन शिवरानी देवी अनेक ऐसे मौक़ों पर जहाँ प्रेमचंद दुर्बल दिखाई देते हैं, शिवरानी देवी दृढ़ता के साथ आगे आती हैं। एक दिलचस्प चीज़ ये है कि प्रेमचंद के और संदर्भ में एक और घटना का वो जिक्र करती हैं, जब प्रेमचंद शराब पीकर बेदार साहब के यहाँ से आए थे और शिवरानी देवी ने दरवाज़ा नहीं खोला था। उस दिन उनके सिर में दर्द था और शिवरानी देवी सो गई थी और उन्होंने प्रेमचंद के दरवाज़ा पीटने की आवाज़ को नहीं सुना था। लेकिन अगले दिन जब प्रेमचंद ने कहा कि कल मैं दरवाज़ा पीटता रहा और आपने दरवाज़ा नहीं खोला, तो उन्होंने कहा कि मैं सो गई थी, ये अलग बात है, लेकिन अगर जगी भी रहती तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलती क्योंकि आप शराब पी कर आए थे। यह जो दृढ़ता है, और प्रेमचंद ने उसके बाद शराब से तौबा की। तो किस तरह से गृहस्थी के बीच हम एक दूसरे को विचलन से भी बचाते हैं। स्त्री पुरुष एक दूसरे के सहयोगी किन अर्थों में, हम बार बार इस शब्द को दोहराते हैं कि स्त्री पुरुष पूरक होने चाहिए, सहयोगी होने चाहिए। सहयोगी किन अर्थों में? जहाँ अगला कुछ गलत कर रहा है, कुछ भटकन दिखाई दे रही है, या ऐसी कोई चीज़ जो उसको नुकसान पहुंचा सकती है, उसको पुनः उसकी धुरी पर ले आना, यही तो सहयोग करना है। और ये शिवरानी देवी बखूबी करती हैं। ऐसी अनेक और घटनाएं हैं जो प्रेमचंद की जो मानवीय दुर्बलता कहें, उनका स्वभाव कहें कि लोग उन्हें ठग लेते थे, उनसे उनकी दया के अधिकारी बन जाते थे और उनसे पैसे रुपए के मामले में उनसे ठगी कर जाते थे। शिवरानी देवी सब कुछ जानते समझते हुए भी कि जब एक बार ये ठग कर हार चुके हैं, ठगई इनके साथ हो गई है, तो अब वह जो कहें कि दुर्घटना है, या वो जो डाके जनी है, या वह जो अभाव है जो पैसे के जरिए पैदा हो रहा है, उस अभाव की पूर्ति तो करनी पड़ेगी। और वो बिना कुछ कहे प्रेमचंद को उसमें सहयोग करती हैं, और कई दफ़े तो प्रेमचंद की गाढ़े समय में मदद भी करती हैं। तो इस तरह से सहयोगिता और एक दूसरे की पूरकता का भाव इस पूरी पुस्तक में आद्यांत छाया हुआ है। एक और चीज़ जो ज़रूरी है कि शिवरानी देवी एक जगह लिखती हैं कि वो निरक्षर थी। मैं कई बार इस जीवनी को पढ़ते समय सोचती रही, क्योंकि बांग्ला की एक लेखिका है राजसुंदरी दासी, और उन्होंने भी अपनी निरक्षरता से साक्षरता और शिक्षित होने तक की जो यात्रा की, उसके बारे में अपनी आत्मकथा में लिखा। उस आत्मकथा का मैंने ट्रांसलेशन किया और वो प्रकाशित भी है। लेकिन उस आत्मकथा में जिस तरह से एक विवरण है कि वो किस प्रकार से लिखती थी, कैसे उन्होंने कष्ट करके लिखना सीखा, इत्यादि इत्यादि। यानी जो स्त्री का एक कहें कि डोमिनेंस भाव है कि मैंने ये किया, वो राजसुंदरी दासी के यहाँ प्रबल है। जबकि शिवरानी देवी ने
निरक्षरता से साक्षरता और शिक्षित होने तक की यात्रा स्वयं पूरी की, प्रेमचंद के सहयोग से पूरी की, और अंग्रेजी उनको नहीं आती थी। इस घटना का जिक्र उन्होंने किया है कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। और इस पूरे क्रम में प्रेमचंद की जो भूमिका रही और शिवरानी देवी का जो बयान है, जिस तरह से वर्णन किया है उन्होंने, उसमें बारंबार मुझे एक चीज़ कोसती रही कि ये एक हिंदी भाषी महिला न लिखकर अगर ऐसे प्रदेश की महिला लिखती, बंगाल की, जहाँ से मैं आती हूँ, तो कैसे लिखती। बंगाल इसलिए कह रही हूँ कि बंगाल मेरा जाना सुना है, देखा है, और मेरे पूर्वज हिंदी भाषी प्रदेश के हैं, तो दोनों का अनुभव है मेरे पास। तो बंगाल में जो स्त्री की मैं केंद्रिकता है या व्यक्तिमत्ता है, वह जैसे सब चीज़ों पर बढ़ चढ़ कर आती है। मैं एक उदाहरण और देती हूँ। विजय राय ने सत्यजीत राय की आत्मकथा लिखी है, देश पत्रिका बंगला में निकलती है, उसमें धारावाहिक छपा था ये, और जब छपा था मैंने तब भी पढ़ी थी, और जब पुस्तक रूप में आई तो दोबारा पढ़ी। उसमें भी विजय राय द्वारा सत्यजीत राय की लिखी हुई आत्म जीवनी में बारंबार विजया राय ने क्या किया और किस तरह से उन्होंने संयोजित करके खाना पकाया, जन्मदिन मनाया और तमाम चीज़ें की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये जो बार बार आता है कि पुरुष के सहयोगी के तौर पे मैंने ये किया, मेरे पति की उपलब्धियों में मेरी इस तरह की भूमिका है। शिवरानी देवी एक बार भी ये नहीं कहती कि मैंने प्रेमचंद के लिए घर का साज संवार किया, प्रेमचंद के लिए ये किया वो किया। वो ऐसा लगता है जैसे आधा काम प्रेमचंद ने किया बाहर जाकर और बाकी बचा काम शिवरानी देवी ने कर दिया। यहाँ तक कि बाहर जाकर अगर प्रेमचंद ने कोई गलती की, किसी को पैसे दे आए, किसी से पैसे हार आए, तो उसकी पूर्ति भी शिवरानी देवी घर के अंदर से कर रही हैं। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री तत्व, एक अद्भुत समरसता दोनों के जीवन में, और उस वर्णन में जीवन में रहा होगा तभी वो वर्णन में भी आया है। उस वर्णन में, उस नरेशन की भाषा में दिखाई देती है। यहाँ बढ़ चढ़कर बताने का भाव नहीं है कि मैंने ये किया प्रेमचंद के लिए, मैंने वो किया प्रेमचंद के लिए। एक साइलेंट भाषा है, एक अद्भुत पैशनेट भाषा है जो प्रेमचंद से शिवरानी देवी की संलग्नता को, उनके प्रेम को प्रदर्शित करता है, उनकी गहरी संबद्धता और गहरे जुड़ाव को प्रदर्शित करता है। ये एक उस तरह की भाषा नहीं है जो जहाँ पुरुष को भी स्त्री ये एहसास कराए कि उसने सामाजिक उपलब्धियों में जो कुछ हासिल किया है वो अभूतपूर्व है। प्रेमचंद को शिवरानी देवी ने महान बना दिया हो अपने इस लेखनी के जरिए, ऐसा नहीं है। मनुष्य रूप प्रेमचंद का जितना चित्रित हो सकता था, जबकि प्रेमचंद हिंदी के ही नहीं भारत के महत्वपूर्ण लेखकों में से एक शुमार किए जाते थे। लेकिन शिवरानी देवी के लेखन में प्रेमचंद को लेकर भी कोई प्रगल्भता नहीं है, अपने बारे में तो नहीं ही है। महत्वपूर्ण चीज़ ये है जिसे उसकी संरचना या उसके बनावट के तौर पर हम सबको ध्यान रखना चाहिए। और मैं यहीं एक घटना का उल्लेख करूंगी जिसकी चर्चा अभी अभी मैंने की कि किस तरह से साक्षर और शिक्षित तक की यात्रा शिवरानी देवी ने की। शिवरानी देवी साफ साफ लिखती हैं कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी और उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, और कैसे सीखा, क्या सीखा, उसका वर्णन बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो एक पंक्ति में एक जगह लिखती हैं इस पुस्तक में कि वो निरक्षर थी और उन्होंने सीखा सब कुछ। लेकिन निरक्षर से उनका मतलब शायद ये ना रहा हो कि वो इस अक्षर नहीं जानती, बल्कि ये रहा हो कि शायद स्कूल कॉलेज की शिक्षा उनको प्राप्त नहीं हुई। जो हो उसको बहुत इलाबोरेटिव ढंग से वो नहीं लिखती। एक और प्रसंग आता है जहां वो बताती हैं, अब देखिए कि जो स्त्री स्वयं साक्षर है, स्वयं शिक्षित है,
उस स्त्री की जो कमियां हैं या कमजोरी है, या जो उसका एक तरह से कहें कि जहाँ उसकी बाधा की जगह है, उसको उसका पति या उसका साथी किस तरह से पूरा करता है। प्रेमचंद अपनी फुर्सत के क्षणों में, यानी प्रेमचंद के दिनचर्या का विशद वर्णन शिवरानी देवी ने किया है, और साथ साथ अपनी दिनचर्या का भी। प्रेमचंद के बारे में जब वो बताती हैं कि वो सुबह उठते हैं, नाश्ता करके खाने बैठ जाते हैं, फिर नाश्ता करके लिखने बैठ जाते हैं, फिर 9 बजे 9:30 के करीब उठकर फिर तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं, और तमाम तरह की भूमिकाएं उनकी, फिर आते हैं और कैसे विशद वर्णन करती हैं कि प्रेमचंद की जीवनचर्या क्या है, और एक नहीं कई जगह करती हैं। लेकिन उस जीवनचर्या में प्रेमचंद के वर्णन के क्रम में बार बार प्रेमचंद को महान नहीं बताती, एक सामान्य मनुष्य के तौर पर ही प्रेमचंद को चित्रित करती। और प्रेमचंद जब रात को घर वापस आते हैं तो जिस तरह से शिवरानी देवी चित्रित करती है, एकदम न्यूट्रल भाषा है, सामान्य एक पंक्ति है कि वो कहती हैं कि आप तब अखबार लेकर बैठ जाते, और अखबार कौन सा? लीडर, जो अंग्रेजी का अखबार था, उसे लेकर बैठ जाते और मुझे अखबार पढ़कर सुनाते। ताकि क्यों सुनाते? शिवरानी देवी अगली पंक्ति में कहती हैं कि इसलिए सुनाते कि मुझे ये महसूस ना हो कि मैं अंग्रेजी नहीं जानती। यानी प्रेमचंद के पास आप सोचिए, प्रेमचंद के कद का लेखक घर में अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए अखबार पढ़ के सुना रहा है कि वह अंग्रेजी नहीं जानती। उसका एक तरह से कंपनसेशन, उसका एक तरह से पूरक का जो काम है वह पति कर रहा है, प्रेमचंद जैसे बड़े कद का व्यक्ति कर रहा है, और इसलिए कर रहा है कि वह अपनी स्त्री को किसी भी तौर से, विचार के तौर पर भी पिछड़ा नहीं देखना चाहता। इसी क्रम में एक और घटना है, यानी शिवरानी देवी चर्चा करती, प्रेमचंद का पैशन अपने लेखन के प्रति कम नहीं था। शिवरानी देवी कहती हैं कि प्रेमचंद को लिखने का नशा था, और नशा भी कैसा? ऐसा वैसा नहीं, ना लिखें तो रोटी हजम नहीं होती। ये तो सबको पता है कि प्रेमचंद ने खुद कई जगह कहा, पत्रों में कहा कि मैं कलम का मजदूर हूँ, और जब तक मैं कुछ लिख ना लूँ तब तक मुझे रोटी हजम नहीं होती। और मदन गोपाल ने अपनी पुस्तक का नाम ही दिया है कलम का मजदूर। अमृत राय ने नाम दिया कलम का सिपाही। तो सिपाही हों या मजदूर हों, प्रेमचंद कहते हैं कि मुझे तो लिखने का नशा है, और मैं लिखता किसी और के लिए नहीं हूँ। अन्य जगहों पर प्रेमचंद जैसे लेखक जब लिखता है तो बताता है कि वह किस लिए लिख रहा है, उसके सरोकार क्या है, उसकी संबद्धता क्या है। लेकिन शिवरानी देवी से प्रेमचंद कह रहे हैं, और बुनियादी बात कह रहे हैं, कि लेखक सबसे पहले खुद के संतोष के लिए लिखता है, किसी और के लिए नहीं लिखता। अब जिन मूल्यों में विश्वास करता है उन मूल्यों को संरक्षित करने के लिए लिखता है, और जिन स्थितियों को घटित होते देखना चाहता है उन चीज़ों के सुंदर सपने को लोगों तक पहुंचाने के लिए लिखता है। और प्रेमचंद कहते हैं कि मैं वह काम करने से आपको बीमारी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, जो काम आपके मन के अनुकूल ना हो, लेकिन जो काम आपके मन के अनुकूल है उससे कैसी उलझन, उससे कैसी परेशानी। और एक नहीं कई दफ़े कहते हैं कि मैं बीमारी में भी क्यों लिखता हूँ। जब शिवरानी देवी बहुत नाराज़ होती हैं और कहती हैं कि मैं आपके कागज़ फेंक दूंगी, उठा के कलम छीन लूँगी, तोड़ दूंगी, तो वो कहते हैं कि मुझे लिखने से परेशानी नहीं होती, मेरी बीमारी लिखने से नहीं है, क्योंकि लिखना तो मेरा जुनून है, नशा है मेरे लिए। और जिस लेखक का लिखना नशा हो और जब उसकी पत्नी भी लिखने लगे तो नशे को तो दुगना होना चाहिए, और जाहिर है प्रेमचंद के लिए संभवतः ये नशा दुगना ही है। शिवरानी देवी कोई और लेखिका होती तो पता नहीं अपनी पहली कहानी के छपने पर
किस तरह की घटना का बयान करती, लेकिन शिवरानी देवी ने बिना किसी अतिशयोक्ति के, अतिरेकी भाषा के, बहुत ही सहज तरीके से एक सूचना के रूप में टिप्पणी की अपने बारे में कि मेरा मन भी बड़ा करता था कि मैं भी कहानी लिखूं। मैं बड़ी उलझन में रहती थी कि मैं कोई कहानी किस प्रकार लिखूं, और बहुत बार लिखती थी, कागज़ फाड़ देती थी, उसको कहीं भेजने का या इनसे दिखाने का साहस नहीं होता था। यानी लेखिका कुछ छपने के पहले बहुत बार कोशिश कर रही है, उस लायक अपने को बनाने की तैयारी कर रही है। एक तरह से लेखन की पूर्व तैयारी थी शिवरानी देवी की। और जब उनकी पहली कहानी 1924 में चांद में छपती है साहस नाम से, वो कहीं और भी भेज सकती थी उन पत्रों में भी भेज सकती थी जहाँ प्रेमचंद की कहानियाँ छपती थी, लेकिन वो चयन करती हैं चांद का। और ये रेफरेंस मैं इसलिए दे रही हूँ कि एक और घटना बहुत बाद में घटित होती है, 1924 के बहुत बाद, लगभग कई साल, 32-34 का साल है वो। वहाँ एक घटना घटित होती है कि एक साहब लेख लिखते हैं कि भारतीय नारियाँ कहाँ जा रही हैं, किधर जा रही हैं। और वह लेख पढ़ के शिवरानी देवी बहुत क्रोधित होती हैं कि ये इन महाशय को क्या सूझी है, इस तरह का लेख लिख रहे हैं। यानी उसमें स्त्री का बिल्कुल डेरोगेटरी चित्र था कि भारतीय नारियां किधर जा रही हैं। शिवरानी देवी उस लेख को पढ़ती हैं और खासा नाराज होती हैं और कहती हैं कि या तो प्रेमचंद से कहती हैं कि या तो आप इसका जवाब लिखिए, नहीं तो मैं लिखूंगी। प्रेमचंद कहते हैं नहीं नहीं, ठहरो, कुछ व्यवस्था करता हूँ। और एक किसी तीसरे को बुलाते हैं, उनको बोलकर शिवरानी देवी जवाब लिखवाती हैं। अपने नाम से नहीं, उन्हीं सज्जन के नाम से वो लेख जवाब के रूप में, शिवरानी देवी के जवाब के रूप में छपने के लिए तैयार होता है। लेकिन प्रेमचंद चाहते हैं कि वो माधुरी या जमाना में भेज दिया जाए। शिवरानी देवी कहती हैं कि नहीं, चांद में भेजना अच्छा होगा, और चांद में ही भेजती हैं। वो लेख छपता है, खासी तारीफ होती है। और चांद के संदर्भ में मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि चांद की भूमिका स्त्री केंद्रित अंकों के कारण, स्त्री केंद्रित लेखों के कारण काफ़ी प्रोग्रेसिव कह सकते हैं या स्त्री के पक्ष में कह सकते हैं। तो जो चयन है चांद का पहली कहानी छपने के लिए भी, और उन सज्जन के लेख के छपने के लिए भी, लेख के जवाब के छपने के लिए भी, यानी भारतीय नारियां किधर जा रही हैं, इसके जवाब के रूप में जो आलेख तैयार करवाती हैं शिवरानी, वह भी चांद में छपने के लिए जाता है। तो चांद की भूमिका इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। और पहली कहानी भी शिवरानी देवी की सन 1924 में साहस नाम से चांद में ही छपती है। और जब ये कहानी छपती है तो देखिए, ये जो टैग है ना, अगर लड़की लिख रही है यानी स्त्री लिख रही है, तो कोई ना कोई पुरुष होगा जो उसके दिमाग को नियंत्रित किए होगा। बिना सहारे के, बिना सहयोग के तो लिख ही नहीं सकती। सोचने का काम तो उसका है नहीं, लिखे ही कैसे। और जब प्रेमचंद की पत्नी यानी शिवरानी देवी की कहानी छपती है तो प्रेमचंद पर आरोप लगता है। चूंकि प्रेमचंद नामचीन लेखक थे, कहानीकार के रूप में उनके यश से पूरी दुनिया वाकिफ थी। तो प्रेमचंद पर यह आरोप लगता है कि ये कहानी हो ना हो प्रेमचंद ने लिख दी है, शिवरानी देवी कब से कहानीकार हो गई। लेकिन प्रेमचंद को इसका प्रत्युत्तर देना पड़ता है लिखित। और सिर्फ इसी कहानी के लिए नहीं, शिवरानी देवी के द्वारा लिखित अन्य जितनी कहानियां हैं उन पर भी गाहे बगाहे आरोप लगते रहे कि दरअसल ये प्रेमचंद हैं जो ये कहानियां लिख रहे हैं, शिवरानी देवी कहानी नहीं लिखती। प्रेमचंद ही नाम बदलकर अपनी पत्नी के नाम से लिख रहे हैं। सोचने की बात यह है कि स्वयं प्रेमचंद को इसके लिए जवाब देना पड़ा, और शिवरानी देवी ने इस बात के लिए, इस तरह के आरोप के लिए कोई कटुता इस पुस्तक में कहीं प्रकट नहीं की इस तरह के लेखकों, संपादकों के प्रति, बल्कि बहुत सहज रूप से उन्होंने इस वाकये को लिखा
और बिना कटु हुए इस लांछना को उन्होंने अपनी किताब में भी जगह दी। और प्रेमचंद ने उन साहब को जिन्होंने इस तरह की बात लिखी थी जो जवाब दिया कि शिवरानी देवी के जो कैरेक्टर हैं, उनकी कहानियों का जो कैरेक्टर है वह जितना बोल्ड, जितना साहसी है, जितना दबंग है, वह उस तरह का चरित्र मेरी कलम से संभव ही नहीं है। तो इस तरह से शिवरानी देवी के लेखन को लेकर प्रेमचंद पर जो आरोप लगते रहे, स्वयं प्रेमचंद ने ही उसका जवाब दिया। और पाठकों को पता होगा कि शिवरानी देवी बहुत अच्छी कथाकार थी और उन्होंने एक से बढ़ के एक कहानियाँ, बल्कि कुछ कहानियाँ तो प्रेमचंद के उन विषयों पर लिखी हुई कहानियों से कहीं ज़्यादा दुस्साहसिक परिणति वाली हैं जिनको शिवरानी देवी ने लिखा है। उनके संकलन भी प्रकाशित हैं। तो इस तरह से इस विवाद का अंत हुआ। एक और चीज़ यहीं पर कहना ज़रूरी है, प्रेमचंद को तो लिखने का नशा था, लेकिन जब वही नशा शिवरानी देवी को हुआ तो प्रेमचंद बारंबार शिवरानी देवी को रोकते थे, तुम क्यों अपने लिए जान का जंजाल पाल रही हो, तुम मत लिखो, तुम ऐसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। शिवरानी देवी ने एकाधिक बार इस तरह के वाकये का जिक्र किया है जहां प्रेमचंद ने उनको लिखने से रोकना चाहा और तर्क वितर्क किए कि मेरी तबीयत खराब रहती है और अब तुम भी अपना खून जलाने के लिए तैयार हो। जो व्यक्ति अपने लिखने के लिए कहता है कि उसे नशा है और उस लेखन से उसको ताकत मिलती है, शिवरानी देवी के लिए वो प्यार या सुरक्षा के ठीक उन्हीं पैमाइशों का इस्तेमाल करता है जैसे कोई भी पुरुष कर सकता है। एक सामान्य मनुष्य जो अपनी पत्नी के समय और उसकी सेहत का ख्याल कर रहा है। शिवरानी देवी कहती हैं कि यह खून जलाना ही हुआ, लिखना अगर खून जलाना ही हुआ तो आप क्यों जलाते हैं? अपने खून को आपके खून से मैं महंगा नहीं जानती। मुझे भी नशा हो आया है, जैसे आप कहते हैं कि नशा है, शायद मुझे भी नशा हो आया है। अब आप देखिए कि प्यार से लगाए गए प्रतिबंधों का उतने ही प्यार से जवाब शिवरानी देवी के यहाँ मिलता है, बिना किसी कटुता के। ये चीज़ सीखने लायक है। आप अपनी जगह न छोड़िए, लेकिन कटुता पैदा नहीं करनी चाहिए। जीवन के लिए कटुता जो है विष के समान है। और शिवरानी देवी बिना कहे हम लोगों को जो चीज़ सिखाती हैं वो यही कि जगह मत छोड़ो, काम करना मत छोड़ो, लेकिन काम करने के लिए किसी तरह की घर के अंदर कटुता पैदा करना कोई आवश्यक नहीं। शिवरानी देवी ने एक बार नहीं, कई बार इस तरह के प्रसंगों का जिक्र किया है। खास करके अगर आप ध्यान दें तो जेल जाने का प्रसंग। कुछ लोगों ने आपत्ति की है और लिखा भी है प्रेमचंद के बारे में बातचीत करते हुए कि प्रेमचंद कभी जेल नहीं गए। जाते कैसे? शिवरानी देवी के इस ग्रंथ को पढ़िए, पता चल जाएगा कि प्रेमचंद क्यों नहीं जेल गए। शिवरानी देवी बार बार कहती हैं कि हमारे घर से किसी न किसी को तो जेल जाना ही चाहिए, लेकिन जाए कौन? बच्चे छोटे हैं और इनकी सेहत ठीक नहीं रहती, बचा कौन घर में? वो खुद स्वयं। तो शिवरानी देवी खुद जेल जाने के लिए हर मौके पर तैयार रहती थी। और प्रेमचंद अपने पत्रों में उनकी इस प्रवृत्ति का जिक्र भी करते हैं कि इनका तो छूट कर आती नहीं कि फिर से जाने को तैयार रहती हैं। तो शिवरानी देवी एक बार नहीं, कई दफ़े जेल गई, लेकिन प्रेमचंद एक बार भी जेल नहीं गए। वो हर बार योजना ही बनाते रहे, बहस ही करते रहे कि अगली बार मैं जेल जाऊंगा। पति पत्नी में होड़ लगी रहती थी कि जेल कौन जाएगा, लेकिन इस होड़ में बाजी हमेशा शिवरानी देवी जीतती थी। कारण कि
प्रेमचंद के प्रति जिस जिस लगाव का, उनके स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह की चिंता शिवरानी देवी की थी, वो अद्भुत थी। जो सेवा भावना उनके अंदर थी वो अद्भुत थी। दिलचस्प बात यह है कि प्रेमचंद के अंदर भी ये चीज़ रेसिप्रोकल थी। ऐसा नहीं कि शिवरानी देवी केवल प्रेमचंद की सेहत को लेकर, उनकी बीमारी को लेकर, उनके आराम और सुविधाओं को लेकर चिंतित हैं, बल्कि प्रेमचंद भी शिवरानी देवी के स्वास्थ्य, उनके आराम, उनके सुविधा इत्यादि को लेकर चिंतित रहते थे। पति पत्नी दोनों शिवरानी देवी ने खुद चर्चा किया है कि घर के कामकाज करने में भी, न केवल जेल जाने में, ध्यान रखिएगा, घर के कामकाज करने में भी पति पत्नी में होड़ लगी रहती थी। शिवरानी देवी सोती रहती थी, प्रेमचंद चुपके से रात को 3 बजे, जो उनके लिखने और पढ़ने का समय होता था, उसके पहले कुछ मिनट पहले उठकर बर्तन मांज दिया करते थे, घर के अन्य काम कर दिया करते थे और चुपके से पढ़ने बैठ जाते थे। कितनी सहजता है। दो लोगों ने आमतौर पर बहुत बार आरोप लगाया है, मदन गोपाल की पुस्तक से भी बार बार ऐसा ही जाहिर होता है। कई लोग कहते हैं आलोचना करते हुए कि प्रेमचंद के पास धन का अभाव नहीं था। अरे, अभाव नहीं था, लेकिन कोई इतने समृद्ध व्यक्ति भी नहीं थे। अपने लिए उन्होंने कभी कुर्सी मेज टेबल की ख्वाहिश नहीं की लिखने के लिए। एक सामान्य मुंशी डेस्क पर लिखा करते थे, और इसको बड़ी खूबसूरती के साथ शिवरानी देवी चित्रित करती हैं कि एक सहज लेखक की जीवन शैली क्या हो सकती है। वो सहजता में ही सारे किरदार गढ़ते चले जाए। लेकिन ये जो बात कह रही हूँ कि दोनों में न केवल जेल जाने को लेकर होड़ लगती थी, बल्कि घर के कामकाज को लेकर भी होड़ रहती थी कि घर का काम कौन दूसरे के सर से लेकर खुद कर दे, क्योंकि काम तो ज़रूरी था। एक नहीं करता तो दूसरे को करना था, या फिर इतने पैसे होते कि नौकर रखे जाते, जो बाद में रखे गए। लेकिन जब नौकर नहीं था तो ये स्थिति थी कि पति पत्नी में घर के कामकाज को लेकर भी होड़ रहती थी। प्रेमचंद के संदर्भ से शिवरानी देवी ने एक जगह भी नहीं लिखा कि प्रेमचंद ने शिवरानी देवी पर या बच्चों पर या अन्य किसी पर झुंझलाहट उतारी हो, ये कहा हो कि वो अभी लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समय नहीं है, या वो इतने बड़े लेखक हैं, उनको रचना करना बहुत ज़रूरी है, तो घर के अन्य काम, अन्य जिम्मेदारियां एक तरफ, और वो एकांतवास करके लेखन करेंगे। एक वाक्य इस तरह का शिवरानी देवी ने नहीं लिखा है। ये भी सीखने की चीज़ है कि जब हम लेखन को जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो जीवन के अन्य चीज़ों को छोड़कर जीवन का हिस्सा उसे नहीं बना सकते, नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि बाकी चीज़ें जब आप छोड़ते हैं तो जीवन की व्यवहारिकता में, जीवन की खुशियों में, जीवन जीने के कायदे में आप बहुत पीछे छूटते हैं। एक चीज़ को प्राप्त करने में दूसरी चीज़ का हनन होता है। सब चीज़ें साथ चलें, लेखन भी अन्य काम की तरह ही हो, और लेखन के लिए किसी पर धौंस नहीं, घर के अन्य सदस्यों पर धौंस नहीं, कोई तनाव नहीं, सब कुछ करते हुए लेखन चले। आजकल क्या होता है, लेखक हो या लेखिका, एक खोखला दंभ, हम लिख रहे हैं, अभी हमें कोई बाधा ना दे। प्रेमचंद के साथ अक्सर होता था कि उनके लिखने के समय में कोई ना कोई मिलने आ जाता था, नया लेखक, जो अपनी रचनाओं में सुधार चाहता था। आज की तरह तो है नहीं कि किसी ने ईमेल से भेज दिया, मैम पढ़ लीजिएगा और बता दीजिए, या हम आपको स्कैन करके भेज रहे हैं, या और कोई तरीका है। तो अक्सर जो नवोदित लेखक हुआ करते थे वो खुद चलकर प्रेमचंद के यहाँ मिलने आ जाते थे। एक तो उनका नाम था, उस लिहाज से भी आते थे, दूसरा उनसे कुछ सीखने भी आते थे। शिवरानी देवी कई बार कहती भी थी कि इससे आपका बहुत ज़्यादा समय खर्च होता है, लेकिन प्रेमचंद कहते थे कि अगर मैं इनको नहीं सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा। यही तो आगे चलकर लेखन की कमान थामेंगे, भविष्य के लेखक होंगे। और इस तरह से प्रेमचंद इसको भी अपनी जिम्मेदारी मानते थे कि जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से, प्रेम से या कुछ सीखने के भाव से उनके पास आ रहा है तो उसको सही सलाह देना, उसकी सही दिशा निर्देश करना, उसका ये भी उनका काम है। और ये बिना किसी हील हवाले के प्रेमचंद करते थे। यानी जितना व्यक्तिगत काम जरूरी है घर के अपने उन्नति के लिए,
परिवार की उन्नति के लिए, अपनी भौतिक उन्नति के लिए जितना नौकरी और रोजगार के अन्य धंधे ज़रूरी हैं, जीवन के अन्य चीज़ें ज़रूरी हैं, उतना ही ज़रूरी लेखन भी है। लेकिन सब कुछ छोड़कर लेखन नहीं, और लेखन के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ा। इस तरह का अभाव बोध कम से कम शिवरानी देवी के लेखन में और उनके जीवन में शायद न रहा हो, तभी उनके लेखन में भी नहीं आया। प्रेमचंद घूमते भी थे, प्रेमचंद लोगों से मिलते भी थे, और प्रेमचंद देर गए रात तक या सुबह जल्दी उठकर लिखते भी थे। और इस तरह से लेखक के जीवन की जो सहजता हो सकती है, सहज स्थिति लेखकीय जीवन की जो हो सकती है, वो इस किताब में प्रेमचंद के जरिए शिवरानी देवी वर्णित करती हैं। एक और चीज़ जो तर्क वितर्क का एरिया था शिवरानी देवी और प्रेमचंद का, वो बड़ा दिलचस्प है। अक्सर दोनों के बीच जो झगड़े होते थे या वाद विवाद होता था, झगड़ा तो क्या कहेंगे, वाद विवाद होता था, वो स्त्री और पुरुष की भूमिका को लेकर होता था। किसी स्थिति में स्त्री क्या करती और पुरुष क्या करता है, इसकी विवेचना के कारण तर्क वितर्क होते थे। स्त्री के पक्ष से अक्सर शिवरानी देवी होती थी और पुरुषों का पक्ष प्रेमचंद रखते थे। और कई बार शिवरानी देवी ऐसा लगता है इस तरह के तर्क वितर्क में या स्त्री संबंधी विवेचना में, स्त्री के जीवन से संबंधित विवेचना में, कई बार ऐसा भी लगता है कि शिवरानी देवी जानबूझकर प्रतिक्रियावादी पक्ष अपना रही हैं ताकि प्रेमचंद अपना पक्ष रख सकें। ऐसी कई जगहें हैं, लेकिन कई ऐसे जगहें भी हैं जहां प्रेमचंद से सीधे सीधे शिवरानी देवी असहमत होती हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट तर्क के जरिए प्रेमचंद की उनके तर्कों की काट प्रस्तुत करते हैं। मसलन मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। एक प्रसंग आता है जहाँ स्त्री पुरुष के बारे में चर्चा करते हुए स्त्रियों की मूर्खता का संदर्भ आता है, उनके अंधविश्वासी होने का संदर्भ आता है, बाबाओं के ढोंग में पड़ने का संदर्भ आता है। जाहिर है हम सब जानते हैं कि प्रेमचंद बाबाओं को, साधुओं को पसंद नहीं करते थे। वो इस समाज पर उन्होंने अपने एक उपन्यास में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, सेवा सदन में ही शायद, उन्होंने एक महंत का जिक्र किया है और महंत जी की सवारी का रोचक वर्णन किया है। और वहाँ वो बड़े उससे कहते हैं कि इन साधुओं का बोझ अगर भारत पर कुछ कम होता तो भारत की खुशहाली और बढ़ती। तो साधुओं को लेकर और महंतों को लेकर वो बड़े उत्साही नहीं रहे और आलोचना करते रहे। तो इन साधुओं के चक्कर में, इन बाबाओं के चक्कर में महिलाएं ज़्यादा फंसती हैं, बात इस पर हो रही थी। तो शिवरानी देवी कहती हैं कि स्त्रियों के हिस्से में जो मूर्खता या अंधविश्वास आया है वो जन्मना नहीं है, उसके कारण है, और उसके कारण सामाजिक है। और सबसे ज़्यादा तो उसका कारण यह है कि पुरुष जाति ने ही उन्हें मूर्खता का पाठ पढ़ाया है, उन्हें मूर्खता में जीना सिखाया है, आनंद लेना सिखाया है, उनकी मुक्ति का मार्ग उनकी मूर्खता से होकर जाता है, ये सिखाया है। और इस बहस को आगे बढ़ाते हुए शिवरानी जी सवाल करती हैं कि स्त्रियों को इस प्रकार से मूर्ख बनाकर, मूर्ख रखकर या मूर्ख बनाए रखने में पुरुषों को क्या लाभ हुआ। ये तो अगर स्त्रियों को मूर्ख बनाए रखने में पुरुषों का कोई लाभ होता, तात्कालिक लाभ तो दिखता है लेकिन दीर्घकालिक लाभ नहीं है। कारण स्त्रियां अगर मूर्ख होंगी, अशिक्षित होंगी, अंधविश्वासी होंगी, तो इससे पुरुषों को भी नुकसान होगा, पूरे समाज को नुकसान होगा। शिवरानी देवी का तीखा सवाल है कि स्त्रियों को मूर्ख बनाए रखकर पुरुषों को क्या लाभ हुए। और फिर कहती है कि अगर स्त्रियों को मूर्ख बनाए रखकर पुरुषों को कोई लाभ नहीं हुआ तो मूर्ख कौन हुआ, स्त्री या पुरुष। और वो कहती हैं कि
प्रेमचंद को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तो आप स्त्रियों को कैसे मूर्ख बताते हैं? पुरुष वर्ग स्वयं मूर्ख है जो स्त्रियों को मूर्ख बनाने चला है। यह तो उसी तरह हुआ कि दूसरों के असगुन के लिए अपनी आंख फोड़ ले। समझदारी इसे नहीं कहते। एकदम तर्क प्रवण बात शिवरानी देवी कहती हैं। और एक और चीज मैं कहूंगी, शिवरानी देवी चाहती थी कि पुरानी सभ्यता में बहस करती हैं प्रेमचंद के साथ और उसमें आधुनिक सभ्यता पर बहस होती है। देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहती हूँ। आधुनिकता को जिस तरह से हमारे यहाँ डिफाइन किया गया है और तमाम कला रूपों में, विशेषकर साहित्य और सिनेमा में आधुनिकता के संदर्भ जिस तरह से आए हैं, उसका जिस तरह से सिंबोलाइजेशन किया गया है, प्रतीकीकरण किया गया है, आधुनिक स्त्री का हो या आधुनिक जीवन शैली का हो, आधुनिकता के तमाम संदर्भों को प्रायः विध्वंसक चित्रित किया गया है। यानी मॉडर्निटी क्या है, आधुनिकता क्या है? पुरानी चीज़ों को नष्ट करते हुए आ रही है, पुरानी परंपराओं के लिए खतरा पैदा करते हुए आ रही, तो वह विध्वंसक है। वह एक तरह से संस्कृति पर आक्रमण है, परंपराओं पर आक्रमण है। और इस तरह से आधुनिकता को लेकर कोई उत्साहजनक रवैया साहित्य और सबसे प्रभावी आज का जो मीडियम है सिनेमा, उसमें नहीं दिखाई देता। और कुछ कुछ इसी तरह की बात शिवरानी देवी कहती है। चूँकि आधुनिकता का जाहिर है कि जो आधुनिक संदर्भ आए हैं वो पुराने को नष्ट करते हुए ही आए हैं। और दो चीज़ों पर आधुनिकता का अटैक या उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा है। एक तो संयुक्त परिवार की संरचना पर और दूसरा स्त्री पुरुष संबंध पर। अगर आप गंभीरता से इसे देखें तो हमारा लेखक, हमारा आलोचक जिस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा बिसुरता रहता है, और ये 70-80 तक के दशक तक है, जब तक महिलाओं ने प्रखरता के साथ, स्त्री रचनाकारों ने, आलोचकों ने प्रखरता के साथ लिखना बोलना शुरू नहीं किया था, तब तक ये रोवन पिट्टन है साहित्य में कि संयुक्त परिवार टूटा जाता है, संयुक्त परिवार के मूल्य बिखरे जाते हैं, संयुक्त परिवार की संस्कृति नष्ट हुई जाती है। और ये सब क्यों हो रही है? क्योंकि आधुनिक चेतना आ रही है, आधुनिकता आ रही है। और आधुनिकता आ कैसे रही है? आधुनिकता आ रही है स्त्री के बदल जाने से। यानी पुरानी परंपराओं और पुरानी संस्कृतियों का बोझ जिस पर लदा हुआ था, वह बोझ लादने वाली कोई और नहीं, स्त्री थी। और स्त्री अब उसको लादना नहीं चाहती, तो संस्कृति बदल रही है। प्रेमचंद से यहाँ विपरीत मत प्रकट करते हुए, यानी आधुनिकता का एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट हमने बना रखा था। आधुनिकता से चीज़ें बनती हुई साहित्य और सिनेमा में नहीं दिखती, वहाँ चीज़ें, संबंध टूटते हुए दिखते हैं। आधुनिकता तमाम दुर्गुणों को लेकर आती है। यानी नायक अगर मॉडर्न है तो वो अपने लिए जीना चाहता है, वो माँ बाप संयुक्त परिवार को नहीं देखना चाहता, वो अलग घर करके रहना चाहता है, वो अपनी स्त्री और अपने से अतिरिक्त नहीं सोचना चाहता, सेल्फ सेंटर्ड है। और वो आधुनिकता के और दुर्गुण क्या है कि वो नशा करता है, वह अन्य माने और जितने भी एडेड व्यवहारिक दुर्गुण हो सकते हैं, वो सब कुछ आधुनिकता के साथ नत्थी कर दिए जाते हैं। एक तरह से ये एक अजीब कॉकटेल तैयार होता है आधुनिकता का हमारे साहित्य और सिनेमा के अंतर्गत। मैं इस प्रसंग, चूँकि ये अवान्तर है इसलिए इस पर ज़्यादा विस्तार नहीं जाना चाहती। हालांकि एक कमेंट आ रहा है कि मैं इस पर और कहूँ, लेकिन फिर कभी किसी और प्रसंग के संदर्भ में ये बातें होंगी। फिलहाल हम लौटें कि आधुनिकता के क्रम में जो नई जीवन शैली आ रही थी, उसको लेकर प्रेमचंद और शिवरानी देवी में क्या तर्क वितर्क हो रहा था। शिवरानी देवी यहाँ प्रेमचंद की तुलना में, देखिए, प्रेमचंद पुरुष होने के नाते एक बड़ा एक्सपोजर उनके सामने था, और उनकी जो उनका जो संपर्क संबंध था वो भी बड़ा था। तो प्रेमचंद आधुनिक नए तहजीब के, आजकल की तहजीब जिसे प्रेमचंद अपनी भाषा में कहते हैं, कि प्रेमचंद आजकल के तहजीब से वाकिफ थे और जानते थे कि आजकल का तहजीब क्या है, कि
घर में अगर आप हैं तो आपके रहते हुए पत्नी काम करे और दूसरे लोग देख लेंगे तो शिकायत होगी, कहेंगे कि ये आजकल की तहजीब के खिलाफ है, दकियानूस व्यक्ति है जो खुद तो बैठा है और पत्नी से काम करा रहा है। ये दिलचस्प है कि प्रेमचंद ऐसा सोचते थे कि आजकल की तहजीब क्या है कि स्त्री और पुरुष अगर घर में है तो पुरुष के रहते स्त्री बाहर के और घर के भी काम न करे। लेकिन शिवरानी देवी आजकल के तहजीब के पक्ष में नहीं है, वो स्त्री पुरुष संबंध के लिहाज से इसके विपक्ष में खड़ी हैं और वो कहती हैं कि स्त्रियां अपने मन से शादी कर ले तो वह दुर्भाग्य का दिन होगा। बहुत स्वाभाविक था ऐसा कहना कि चूंकि आप उस समय को याद कीजिए और शिवरानी देवी की पूरी पृष्ठभूमि को याद कीजिए, जो संयुक्त परिवार की पृष्ठभूमि थी जिसमें वो अपने चचेरे सौतेले तमाम तरह के संबंधों को बड़ा करते हुए, उनको उनके पांव पे खड़ा करते हुए अपने दायित्व से मुक्त हो पाई थी। बहुत आगे चलकर वो प्रेमचंद के साथ अकेले रह पाई थी। तो उस पूरे परिवेश को याद कीजिए। ये संदर्भ था कि बीएचयू में कोई गोष्ठी थी और उसमें प्रेमचंद को बुलाया गया था। तो अभी प्रेमचंद का सत्र शुरू होने में कुछ समय था, तब तक प्रेमचंद नहर के किनारे किनारे पत्नी को लेकर घूमने चले गए और वहाँ पर उन्होंने कॉलेज विश्वविद्यालय के छात्रों को और छात्र छात्राओं को जिस तरह से बैठे देखा, बातचीत करते देखा, उससे शिवरानी देवी थोड़ा डिस्टर्ब होती हैं और प्रेमचंद भी उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन शिवरानी देवी कहती हैं कि वो सबसे खराब दिन होगा जब स्त्रियां अपने मन से शादी कर लें, वो दुर्भाग्य का दिन होगा। लेकिन प्रेमचंद कहते हैं कि तब तुम चाहती क्या हो? आजकल की तहजीब के खिलाफ जाना चाहती हो? चाहती क्या हो? तो शिवरानी देवी का जवाब होता है कि मैं पुरानी सभ्यता में सब कुछ को छोड़ देने की हामी नहीं हूँ। पुरानी सभ्यता में जहाँ खामी हो उसमें सुधार चाहती हूँ। अब प्रेमचंद का जवाब सुनिए, ये पीढ़ियों के अंतराल का प्रसंग है। प्रेमचंद का जवाब है कि तुम सुधार चाहती हो तो तुम्हारे बच्चे अवश्य उसे मिटा देना चाहेंगे। यानी अगर हम जिस चीज़ को खराब मानकर उसमें थोड़ा सा तरमीम चाहते हैं, वो हमारी अगली पीढ़ी के लिए शायद वो पूरी तरह से बदल देने के योग्य होगा। और इसलिए प्रेमचंद कहते हैं कि तुम उसमें थोड़ा सा सुधार चाहती हो और अवश्य ही तुम्हारे लड़के उसको मिटा देना चाहेंगे। और इस तरह से प्रेमचंद और शिवरानी देवी के तर्क वितर्क घर में और आपस में बातचीत करते हुए चलते हैं। प्रेमचंद लगातार स्त्रियों के पक्ष में लिखते रहे। अपने तमाम उपन्यासों में, कहानियों में स्त्री के पक्ष में लिखते रहे। शिवरानी देवी से बातचीत में प्रेमचंद कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ? मैं स्त्रियों का पक्ष लेता हूँ तो इसलिए नहीं लेता कि मैं कोई पुण्यात्मा हूँ, बल्कि इसलिए लेता हूँ कि मैं तो सिर्फ मेरे बुजुर्गों ने जो अत्याचार किए हैं उनका प्रायश्चित करता हूँ। मैं अगर स्त्री का पक्ष लेता हूँ, स्त्री के पक्ष से कुछ कहता हूँ, तो मैं स्त्री पर उपकार नहीं कर रहा, बल्कि मेरे बुजुर्गों ने जो अत्याचार किए हैं मैं केवल उसका प्रायश्चित करता हूँ। स्त्रियों के कमज़ोर होने का खामियाजा स्त्री पुरुष दोनों को भुगतना पड़ता है। एक और चीज़, परिवार के भीतर आचरण का सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये बाकी सारी बौद्धिक बहसें एक तरफ की जा सकती हैं, लेकिन परिवार के भीतर आचरण का, परिवार के सदस्यों के आचरण का सवाल महत्वपूर्ण सवाल है। और प्रेमचंद यहाँ पर एक दिलचस्प प्रसंग सामने रखते हैं और उसमें बार बार एक चर्चा आती है। वो चर्चा क्या है? प्रेमचंद स्त्री के जीवन में होने वाले बहुत सारे परिवर्तनों से वाकिफ थे। स्त्री को जो कानूनी अधिकार मिल रहे थे, उसके जीवन में सुधार की जो गतिविधियां की जा रही थी सरकार की तरफ से, कानून की तरफ से, उससे परिचित थे। जिस तरह के आंदोलन चल रहे थे उससे परिचित थे। बावजूद इसके प्रेमचंद चाहते थे कि वह बिल जो स्त्री को संपत्ति का अधिकार दे शीघ्र आए, और उसके पक्ष में उन्होंने लेख भी लिखा था
और जब वो बिल आया, शारदा कोड आया, तो प्रेमचंद ने उसका स्वागत भी किया। लेकिन बिल के आने के बावजूद जमीन पर स्थितियां नहीं बदल रही थी और प्रेमचंद के घर में ही एक दो इस तरह की घटनाएं घट गई थी। यानी इस परिवार के अंदर पिता पुत्र के संबंध किस तरह से हों, माँ बाप और बच्चों के संबंध किस प्रकार के हों, उनकी आपसी जो व्यवहार की स्थितियां हैं वो किस प्रकार की हों, इस पर प्रेमचंद चर्चा करते हैं शिवरानी देवी के साथ। चूंकि घर के अंदर का, घर के भीतर के डायमेंशन का ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, आचरण का सवाल, संबंधों की मर्यादा का सवाल, संबंधों में एक तरह से जिम्मेदारी और जिम्मेदारी के साथ साथ लगाव का सवाल। और ये तात्कालिक जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि परिवार के अंदर किसी तरह की घटना दुर्घटना के हो जाने के बाद भी बच्चों की, अभिभावकों की बच्चों के प्रति और बच्चों के अभिभावकों के प्रति, पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के प्रति एक जिम्मेदारी और दायित्व बनता है। प्रेमचंद उसे लेकर काफ़ी सचेत थे। शिवरानी देवी भी सचेत थी, लेकिन चूंकि माँ थी तो कई जगह प्रेमचंद की तुलना में चीज़ों को घटित होता हुआ देखते हुए भी नज़रअंदाज करती थी। प्रेमचंद इस शिवरानी देवी की, हालांकि ये चीज़ नोट करने लायक है कि ये बातें प्रेमचंद नहीं लिख रहे, ये बातें शिवरानी देवी लिख रही हैं प्रेमचंद के हवाले से। प्रेमचंद ने एक नहीं कई बार कहा शिवरानी देवी को, बकौल शिवरानी देवी के वर्णन के कि मैं जितना तुम्हारी इज्जत करता हूँ, मैं जितना तुम्हारे लिए करता हूँ, तुम्हारे बच्चे भी नहीं करेंगे। और ये प्रसंग कम से कम 10 बार तो आया होगा शिवरानी देवी के इस प्रेमचंद पर लिखित इस जीवनी में, कि जहाँ बच्चों के द्वारा शिवरानी देवी की गई अवहेलना को प्रेमचंद नोटिस करते हैं और कहते हैं कि तुमने देखा नहीं कि धुन्नू किस तरह से तुम्हारी अवज्ञा करता है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। कई बार कहा, ये कम से कम एक एक वाक्य में ही, विवरण में नहीं आया, किसी तरह की कलुषता में भी नहीं आया, किसी तरह की शिकायती भाषा में भी नहीं आया। ये एक स्टेटमेंट के तौर पर, वक्तव्य के तौर पर, प्रेमचंद की कहन के तौर पर ये पंक्ति, छोटी छोटी पंक्तियाँ इस तरह की कम से कम 10-12 जगह आई हैं जहाँ पर ये चीज़ जाहिर हुई है कि प्रेमचंद को अपने बच्चों पर इस बात के लिए यकीन नहीं था कि उनकी मृत्यु के बाद भी वो शिवरानी देवी का उसी तरह ख्याल रखेंगे। और उसका कारण था, उसका कारण प्रेमचंद का भविष्यवक्ता होना नहीं था, बल्कि बच्चों का घर के अंदर शिवरानी देवी के प्रति किया गया व्यवहार था। मैं नहीं जानती वास्तविक स्थिति क्या है और परवर्ती जीवन में शिवरानी देवी और उनके बच्चों के आपसी संबंध किस प्रकार के रहे, मुझे उसका कोई डिटेल्स किसी सोर्स से नहीं मिला, या मैंने जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन जो लिखित है मैं उसकी बात कर रही हूँ। प्रेमचंद ने 10वें दफ़े कहा कि बच्चों की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, लेकिन माँ बाप का आदर करना, उनकी बात मानना, उनकी सुनना, उनकी केयर करना, ये बच्चों की जिम्मेदारी होती है। और केयर करने से तात्पर्य क्या है? केयर करने से तात्पर्य ये है कि अगर माँ बाप की असुविधा को बच्चे देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वही केयर करना है। और इस जगह पर प्रेमचंद अपने बच्चों को इस काबिल नहीं पाते, बार बार शिवरानी देवी को आगाह करते हैं कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा ख्याल तुम्हारे बच्चे इस प्रकार रख पाएंगे, मुझे संदेह है। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ इसी प्रसंग में। इस जीवनी के आखिरी हिस्से में जब प्रेमचंद काफ़ी बीमार हैं और वो चाहते थे कि जो संपत्ति में, पति की संपत्ति में पत्नी के अधिकार का जो बिल है
विधवाओं के अधिकार का जो बिल है वो शीघ्र पास हो, प्रेमचंद चाहते थे। और उसके लिए वो काफ़ी अखबारों में, अपने संपादकीय में, अन्य जगहों पर लिख भी रहे थे। और आपको अगर ध्यान हो तो गबन में एक पूरा संबंध उन्होंने डेवलप किया और इसी प्रसंग के केंद्र में रखकर रतन और वकील इंदुभूषण के कैरेक्टर को, उनके इस जोड़े को, वैवाहिक जोड़े को डेवलप किया है, जो इसी प्रसंग को केंद्र में रखकर विकसित हुआ है कि वकील इंदुभूषण के मरने के बाद उनकी जो बेवा है रतन, उसको वो संपत्ति नहीं मिलती और उसके गुजारे के लिए भी किस तरह से वो पर निर्भर हो जाती है। और प्रेमचंद उसका बड़ा त्रासद चित्र खींचते हैं। और वही बेवा, वही विधवा रतन कहती है कि अगर संभव होता तो मैं अपनी बहनों को बताना चाहती कि विवाह उनके लिए फूलों की सेज नहीं, कांटों की शैया है, उन्हें निगल लेने वाला जंतु है, भयानक जंतु है। प्रेमचंद ने सबसे मारक टिप्पणी विवाह व्यवस्था पर रतन से करवाई है, जो विधवा है। जब तक वो सधवा थी, यानी उसका पति जीवित था, रतन को कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन पति के मरने के बाद रतन की स्थिति क्या होती है, इसका विशद वर्णन प्रेमचंद गबन में करते हैं। अपने जीवन में भी प्रेमचंद अपनी अस्वस्थता को देखते हुए इस बात को लेकर चिंतित थे कि शिवरानी देवी का निर्वहन उनके बाद कैसे होगा। और शिवरानी देवी एक बहुत ही, मैं कहूँ कि बहुत ही शटल तरीके से, मैं नहीं जानती कि इस तरह से लिखने की व्याख्या और कैसे की जा सकती है, मुझे नहीं पता। लेकिन शिवरानी देवी बहुत सटल तरीके से इस प्रसंग का जिक्र करती हैं, बहुत प्रछन्न तरीके से जिक्र करती हैं कि वह बिल जो स्त्री को पति की संपत्ति में पति के गुजर जाने के बाद अधिकार देता था, वह बिल पास हो गया। अगर वह उनके जीते जी पास होता तो उनको बहुत चैन पड़ता। यानी प्रेमचंद चाहते थे, और ये इस बात का भी जिक्र करती हैं कि प्रेमचंद चाहते थे कि वह बिल शीघ्र पास हो जाए, उनके जीवन काल में पास हो जाए। इसका इनर मीनिंग क्या है मैं पाठक पर छोड़ती हूँ। बहरहाल शिवरानी देवी प्रेमचंद की एक और विशेषता का जिक्र करती हैं कि प्रेमचंद बहुत ही सरल थे, व्यक्तित्व से दब्बू थे। दब्बू यानी किसी की बात सहज स्वीकार कर लेने वाले बाहर व्यवहार में। और दब्बू का अर्थ ये नहीं कि कायर, सहज ही किसी की बात को, अपनी बात मनवाने का की हठधर्मिता उनके अंदर नहीं थी और सहज ही दूसरों की बात ही स्वीकार कर लेते थे। तो इसलिए शिवरानी देवी कहती है कि वो दब्बू थे। इसके अलावा वो शरीर से कमज़ोर थे। शिवरानी देवी घटना का जिक्र करती हैं रेल यात्रा का, कि किस तरह से प्रेमचंद और वो सफ़र कर रहे थे और एक व्यक्ति की अभद्रता को देखते हुए प्रेमचंद को क्रोध आता है और वो लगभग क्रोध से उसको डांटने के बाद कांपते रहते हैं। तो शिवरानी देवी को दुख होता है कि बेकार ही इनसे कहा, इनसे तगड़ी, इनसे स्वस्थ तो मैं थी, मैं ही इस व्यक्ति से निपट लेती। इसमें उनका व्यक्तित्व भी झलकता है कि अगर किसी ने उनके साथ अभद्रता की है तो उससे निपटने के लिए स्त्री स्वयं ही काफ़ी है। इसके अलावा एक और चीज़ जिस पर शिवरानी देवी ध्यान खींचती हैं वो ये कि बीमारी में ही नहीं, प्रेमचंद जब अच्छे थे तब भी शिवरानी देवी की कोई भी बात सहज ही मान लेते थे, ज़्यादा उसमें खुरपेंच या परेशानी खड़ी नहीं करते थे। तो ये तमाम चीज़ों के साथ अत्यंत प्रेम के साथ लिखी गई ये रचना है। और प्रेमचंद की जो धार्मिक आस्था है उसको लेकर भी शिवरानी देवी टिप्पणी करती हैं। एक चीज़ मैं जब बच्चों वाला प्रसंग कह रही हूँ तो एक और चीज़ यहाँ उल्लिखित करना बेहद ज़रूरी है। आमतौर पर हमारे यहाँ जो पिता होता है या माता होती है उसके बारे में बच्चों की धारणा ये होती है कि वो तो उनके लिए बने हैं, बच्चों के लिए बने। माता या पिता होने के बाद फिर स्त्री या पुरुष की और किसी आइडेंटिटी को बच्चे सहज ही स्वीकार नहीं करते। यानी पिता और माता से बच्चों का जो लेने वाला संबंध है, लेने से अर्थ है हर तरह की चीज़ें लेना, न केवल भौतिक सुख सुविधा बल्कि भावनात्मक सुख सुविधा भी, और समय से लेकर तमाम चीज़ें, अटेंशन, समय, सब कुछ
बच्चों के लिए माता पिता का होना चाहिए, ये एक रूढ़ धारणा है। प्रेमचंद अपने एक निजी रिश्तेदार के प्रसंग में बिल्कुल इस धारणा का खंडन करते हैं, जबकि शिवरानी देवी कहती हैं कि नहीं, उनको तो बच्चों के बारे में सोचना चाहिए था। होता ये है कि उनकी स्त्री मर जाती है, वो बहनोई हैं शिवरानी देवी के ही, उनकी ही उनके ही बहनोई हैं, और उनकी स्त्री मर जाती है, तो वैसे में वो दूसरा विवाह करते हैं। तो शिवरानी देवी का तर्क ये है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रेमचंद का तर्क ये है कि नहीं, उन्होंने जो किया वो ठीक किया, कारण कि हर व्यक्ति को अपनी तपस्या को भोगने का अधिकार होना चाहिए। और ये जो प्रेमचंद की पंक्ति है वो कहते हैं कि हर आदमी अपनी तपस्या का फल भोगना चाहता है, यह क्या कि बच्चों के लिए ही सब कुछ करो, उन्हें पढ़ा देने तक अपना धर्म है, वे तो दूसरों का प्रबंध कर सकते हैं। बच्चों के प्रति माता पिता का जो दायित्व है वो केवल और केवल इतना है कि वो उन्हें पढ़ा दे। पढ़ाने का अर्थ है उनको रोजगार के लिए, उनको व्यक्ति के रूप में निर्मित होने के लिए एक सहारा हम तैयार कर देते हैं। इसके बाद जब बच्चे समर्थ हैं, पढ़ लिख गए हैं, तो अपने कौशल का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उपार्जन करना सीखें। होता क्या है कि भारतीय समाज में 20-25 नहीं, पता नहीं कितने सालों तक, जब तक बच्चा कमाने न लग जाए, उसका विवाह ना हो जाए, माता पिता उसे अपनी जिम्मेदारी माने रहते हैं, जबकि इससे नुकसान होता है भारतीय परिवारों को ही, बच्चों को भी होता है और माँ बाप को भी होता है। उन्हें अपने लिए जीने का समय नहीं मिलता। प्रेमचंद इससे सहमत नहीं है कि पढ़ा लिखा देने के बाद भी बच्चों के प्रति और कोई दायित्व माता पिता का बचा रह जाता है। तो जो बच्चे सुन रहे हैं, जो विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे, मैं उनसे प्रेमचंद की इस टिप्पणी और इस दृष्टिकोण को साझा करना चाहती हूँ कि सावधान, आपके पिता आपको पढ़ा लिखाने के बाद और जो कुछ दे रहे हैं वो अतिरिक्त दे रहे हैं, उनके प्रति भी आप लोगों का दायित्व है। प्रेमचंद ऐसा मानते हैं। और यही नहीं, एक और प्रसंग है जहां सरकारी नौकरी और राजा अलवर द्वारा दी गई जो राय साहबी थी, दोनों को ठुकराने के बारे में प्रेमचंद शिवरानी देवी की सलाह लेने आते हैं। सरकारी नौकरी छोड़ते समय विशेष तौर पर उस प्रसंग को ध्यान से पढ़ना चाहिए। उस प्रसंग में प्रेमचंद अपनी पत्नी से राय लेने आते हैं कि मैं ये नौकरी छोड़ूं या ना छोड़ूं। अगर छोड़ता हूं तो तुम्हें कष्ट होगा, आमदनी एकदम से घट जाएगी और हम सब अत्यंत कष्ट में दिन बिताने के लिए मानसिक रूप से तैयार हों, तब तो मैं ये निर्णय ले सकता हूं। तो वहाँ बाल बच्चों का भी संदर्भ आता है कि बच्चों का क्या। शिवरानी देवी कहती हैं और प्रेमचंद भी कहते हैं कि बच्चे, जब बच्चों को पढ़ा दिया, अब उनके हाथ पैर हैं, वो अपना कमाने और खाने लायक हैं, वो अपना दायित्व तो खुद समझें। अगर वो योग्य होंगे तो बहुत कुछ पैदा कर लेंगे, संपत्ति जोड़ लेंगे, उनके लिए मुझे संपत्ति जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से यह जो दृष्टिकोण है, एक ऐसे व्यक्ति का दृष्टिकोण है जो न केवल अपने लेखन में बड़ा है, बल्कि वह संग्रह और संचयन की प्रवृत्ति से भी, संपत्ति जमा करने की भावना से भी दूर है। कई लोग आरोप लगाते हैं कि प्रेमचंद के पास तो प्रेस था, प्रेमचंद के पास तो मकान था और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन प्रेस था और प्रेस में प्रेमचंद किस तरह के मालिक थे उसका विवरण भी शिवरानी देवी ने बड़ा दिलचस्प दिया है कि प्रेमचंद वहाँ मालिक तो थे, लेकिन चलती मैनेजर की थी। और मैनेजर करता क्या था, आए दिन मजदूरों को 2-4 मिनट देर से आने के लिए तनख्वाह काट लेता था, और नतीजा कि प्रेस में हड़ताल हो जाती थी, और फिर उस हड़ताल की जो भरपाई थी, उसका जो हर्जाना था, वो प्रेमचंद को घर से देना पड़ता था। तो वह नहीं चाहते थे कि मजदूरों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार मैनेजर करे, लेकिन मैनेजर अपनी वर्गीय प्रवृत्ति से लाचार था। तो इस तरह से यह जो पूरी जीवनी है वो बड़ी दिलचस्प है। मैं आखिरी पंक्ति आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जहाँ प्रेमचंद कहते हैं, शिवरानी देवी और प्रेमचंद की बातचीत में ही है कि प्रेमचंद जिक्र करते हैं
कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे जीवन की सर्वे सर्वा हो, और प्रेमचंद कहते हैं कि मेरा जीवन कुछ और हो जाता अगर तुम मुझे पहले मिली होती। बड़ा काव्यात्मक वर्णन है कि अक्सर शिकायत रहती है संबंधों में कि काश आप मुझे पहले मिले होते, या काश तुम मुझे पहले मिली होती। इस तरह की बातचीत शायराना अंदाज में होती रही हैं। प्रेमचंद भी कहते हैं कोई हल्के फुल्के मूड में अपनी पत्नी से कि तुम्हारे साथ पहले से मेरी शादी हुई होती तो मेरा जीवन इससे आगे होता। जहां प्रेमचंद थे उससे आगे होता। और जवाब क्या है? बहुत ही दिलचस्प जवाब है। शिवरानी देवी कहती हैं कि तुम अपनी चाची जो उनकी सौतेली माँ थी, तुम अपनी चाची के साथ मेरी भी मिट्टी पलीद कर देते, फिर तुम्ही ने कौन सी मदद मेरी की। मुझे खुद इस घर में स्थान बनाना पड़ा, अपने लिए भी तुम्हारे लिए भी। और अगर आप मेरी बीवी होते, इस पंक्ति पे गौर कीजिए, शिवरानी देवी का जवाब है। वो कहती हैं अगर आप मेरी बीवी होते तो मैं बताती कि स्त्रियों के साथ कैसे रहना चाहिए। ये जो जवाब है ये हंसी ठिठोली में नहीं है, ये गंभीरता से दिया गया जवाब है। क्योंकि पूरी जीवनी में प्रेमचंद का जो व्यक्तित्व निकल कर आता है अपने नाते रिश्तेदारों के बीच, मांगने वालों के बीच, संपर्क संबंध के बीच, वो ऐसा ही है कि प्रेमचंद किसी को ना नहीं कर पाते। और उस ना कर पाने के कारण शिवरानी देवी को अत्यंत कष्ट सहना पड़ता है। तो वो कहती हैं कि इस घर में तो मैंने अपना स्थान बनाया ही, बल्कि न केवल अपना बनाया, तुम्हारा भी बनाया। कमाते तुम थे लेकिन तुम्हारा कोई स्थान नहीं था, चाची की चलती थी। और इसी वजह से जो आंतरिक कला था, गृह कला था, उससे तुम्हारी पहली पत्नी नाराज होकर अपने मायके चली गई और फिर कभी नहीं आई। तो मैं उस संकट में डटी रही और मैंने अपना स्थान बनाया और तुम्हारे लिए भी जगह बनाई। और अगर तुम मेरी बीवी होते तो मैं बताती कि स्त्रियों के साथ कैसे रहना चाहिए। मैं यहीं आज की बातचीत को ख़त्म करती हूँ। ये स्त्री की अभिप्सा ही नहीं है, लालसा ही नहीं है कि पुरुष की जगह पर वो होती और वो बताती कि स्त्रियों के साथ पुरुष को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। ये एक तरह से एक दर्शन भी है, एक समझ भी है और टिप्पणी भी है। पूरे जीवनी के लेखन के क्रम में प्रेमचंद के बारे में लिखते हुए शिवरानी देवी कहीं कटु नहीं है। कोई पंक्ति ऐसी नहीं आई जहां शिवरानी देवी की कटुता प्रेमचंद के प्रति किसी भी मामले को लेकर प्रकट हुई हो। छोटी मोटी झल्लाहट, आर्थिक तंगी का जिक्र, उधार मांगने वालों के कारण सांसत में पड़ी जान इत्यादि की चर्चा है, लेकिन वो कटुता प्रेमचंद के प्रति नहीं है, बल्कि उनके लिए उनके दिए गए वचनों को निभाना, उनके लिए गए उधार को चुकता करना, ये सब जिम्मेदारियां मानकर शिवरानी देवी चलती हैं। लेकिन ये जो टिप्पणी है ना कि तुम मेरी स्त्री होते, तुम मेरी बीवी होते तो मैं बताती कि स्त्रियों के साथ कैसे रहना चाहिए, ये टिप्पणी बहुत सारी व्याख्याओं पर भारी पड़ती है। और इसी नोट के साथ मैं प्रेमचंद घर में प्रेमचंद अपनी बात को ख़त्म कर रही हूँ। धन्यवाद।